आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेजर मुकेश कपला के नाम से मेरा YouTube चैनल है। आज मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कि बहुत ही चर्चा में है, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, या उसको हिंदी में कह सकते हैं विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। ये क्या है, इसका मकसद क्या है, जो एक्ट लाए हैं उसका कब का इसमें अमेंडमेंट हुई, कब शुरू हुआ, क्या शुरू, ये आपको मैं बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा। और इस कानून का क्या मकसद है, पहले तो इसका मकसद बताता हूँ। इस कानून को लाने का मकसद ये है कि जो हमारे पास विदेशों से पैसा आ रहा है, जो कि नाजायज़ तरीके में, कई नाजायज़ तरीक़ों में हिंदुस्तान में खर्च होता था, वो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। आप उसको धर्म परिवर्तन में करते थे, करने की कोशिश करते थे, या कुछ ऐसी संस्थाओं को दान देते थे जो कि गवर्नमेंट की प्रोग्रेस को रुकाती थी सोशल एक्टिविटी के नाम पे। तो उन पे लगाम कसने का, इसको लाने का मकसद ये है। कोई भी संस्था अगर इसका पंजीकरण, अगर विदेश से पैसा लेती है तो उसका अभी क्या, पहले इसका पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसका अपने NGO का अगर विदेश से पैसा लेते हैं तो उसका पंजीकरण कराना आवश्यक है। ये कब शुरू हुआ? जो 1976 में जो पहला कानून FCRA का लाया गया, ताकि विदेशी शक्तियों को भारत की आंतरिक मानव स्थिरता की आशंका के कारण 1976 में लाया गया। 2010 में UPA सरकार जब यहाँ थी तो उसने इस कानून को 2010 में थोड़ा इसमें बदलाव किया और 2011 में इसको लागू किया। उसमें भी इन्होंने कुछ संशोधन किए, जैसे कि कहाँ वो खर्च कर सकते हैं, क्या खर्च करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इतना रोक ना लगा पाई। फिर उसके छोटे छोटे संशोधन हुए 2016 और 2018 में। 2020 में जब मोदी सरकार ने ये देखा कि ये अभी जो है बात जो है बहुत बिगड़ रही है, जिसका कि इस्तेमाल जो है हवाला मनी में भी, जो सरकार का कहना होता था पैसे का, और इसके अलावा कुछ गतिविधियां जो कि जैसे पीस, जैसे सोशल एक्टिविटी के नाम पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होना, जैसे कोई ग्रीनरी के नाम पे, या किसी पेटा, जैसे पेटा ऐसा भी प्रारूप था कि पेटा के संस्थान वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे जो कि सरकार के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बने थे। उनके काफ़ी प्रोजेक्ट जिससे रुक जाते थे, उस पर लगाम कसने के लिए इसको लाया गया। तो 2020 में इसमें जो संशोधन किए गए वो मैं आपको बताता हूँ। विदेशी फंड को दूसरे NGO को ट्रांसफ़र करने पर रोक लगाएगी। दूसरे, अभी अगर आप एक NGO फंड लेता है तो उसको दूसरे विदेशी फंड को वो फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। प्रशासनिक खर्च की सीमा 50 से घटाकर 20% की गई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज होते हैं, इसको प्रशासनिक खर्च, जैसे आपका दफ्तर का खर्च, आपके एम्प्लॉय का खर्च, उसका पहले 50% खर्च थे, उसको अभी सिर्फ उसमें 20% ही खर्च कर सकते थे। और 80% कहाँ खर्च थे? जिसके लिए वो NGO बना है उसमें खर्च होगा। इसके अलावा सभी NGO को SBI में, दिल्ली ब्रांच के SBI में खाता खुलाना अनिवार्य कर दिया गया। वो इसलिए ताकि एक जगह से उनकी मॉनिटरिंग हो सके। और इसमें कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी है, सांसद है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, वो NGO के थ्रू पैसा नहीं ले सकता। ये 2020 के मेन में संशोधन थे। और सबसे बड़ा संशोधन जो आया, जिसकी कि आजकल विशेष चर्चा है, जो कि FCRA संशोधन बिल 2026 जो आए 22 जून 2026 को गृह मंत्रालय ने FCRA रूल 2026 जारी किए। 22 जून, अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले कह लीजिए, उन्होंने जो संशोधन जारी किए, उसमें क्या क्या उन्होंने किया वो मैं आपको बताता हूँ। NGO को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, कोई भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट, कहने का मतलब फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे है, या आपका X पे है, उसकी जानकारी पूरी भारत सरकार को देनी होगी। ट्रस्टी, डायरेक्टर, पार्टनर, जो भी उसके कर्ता धर्ता है, उनकी पूरी जानकारी A to Z गवर्नमेंट को प्रोवाइड दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से आप कौन से राज्य से ऑपरेट कर रहे हो, कौन सी यूनियन टेरिटरी से उतरे हो, ये बताना अनिवार्य कर दिया गया। धार्मिक गतिविधियों के लिए जब विदेशी चंदे की लिस्ट जारी की गई, धर्मांतरण पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। अगर आप उस पैसे को धर्मांतरण के लिए यूज़ करेंगे तो उस पर पूरी पाबंदी है और आपका NGO बैन कर दिया जाएगा। 25 मार्च 26 को इसको लोकसभा में पेश किया गया था। अभी चर्चा उसमें टाल दी गई थी उस टाइम पे। इसमें प्रावधान है कि NGO की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान कर दिया गया। NGO अगर कोई संपत्ति बनाती है विदेश से पैसा लेके, और बाद में वो NGO बंद हो जाती है, तो उसकी संपत्ति जो है कहाँ चली जाएगी?
किसी ट्रस्टी को नहीं जाएगी, किसी डायरेक्टर को नहीं जाएगी, जो उसके अगर वो एनजीओ बंद होते तो पूरी सरकार को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर हम पिछली बात करें तो 2015 में जो है लगभग 22,000, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 22,000 का, इतने एनजीओज़ का जो है इन्होंने लाइसेंस रद्द किया भारत सरकार ने। अभी इसमें जो विवाद, जो मेन विवाद है, विपक्ष और एनजीओ इसे सिविल सोसाइटी पर हमला मानते हैं। जो विवाद अभी चल रहा है कि ये सिविल सोसाइटी पे एक हमला है, खासकर जो धर्मांतरण के लिए उद्देश्य संस्था बनाई गई थी, या आप कह लीजिए कि सरकार का ऐसा कहना है, मेरा ये पर्सनल व्यू नहीं है, सरकार का कहना है कि उन्हीं लोगों को ज़्यादा इसमें मुश्किल बढ़ रही है जो कि धर्मांतरण के काम में लिप्त थे, या वो ऐसे काम करते थे जो कि राष्ट्र विरोधी थे। अभी अगर एक आपको मैं उदाहरण दूं तो कई हमारे डैम जो है इन एनजीओ ने रोके थे बनने के लिए। जैसे नर्मदा सागर डैम है, वो कहाँ तक सही है, उनका क्या उद्देश्य था, उसके बारे में सरकार का जो मानना है, मैं वो सरकार के जो विचार है वही बताता हूँ। ये अपना लद्दाख के क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनने दी ग्रीनरी के नाम पे कि ग्रीनरी होगा, ये भी सरकार का मानना है, वो भी एनजीओ को फंडिंग से रोके गए। लेकिन जहाँ तक हम देखेंगे एनजीओ का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ज़्यादातर संस्थाओं का जो होता है, हमने भी देखा है कि अपना इनकम टैक्स बचाना या पैसा इकट्ठा करना। लेकिन एनजीओ जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई, वो एनजीओ बहुत कम है जो कि उसमें वो काम करती है। तो मैंने सरल भाषा में आपको, अगर मैं फिर एक बार दोहराऊं कि ये कब बना, तो बहुत सरल भाषा में आपको ये कानून 1976 में लाया गया। इसके अमेंडमेंट जो है बीच में होते रहे। 2010 में यूपीए सरकार की गवर्नमेंट का अमेंडमेंट किया गया। उसके अलावा इसमें 2016-2018 में काफ़ी अमेंडमेंट किए, लेकिन जो मेन अमेंडमेंट इसमें 2020 में मोदी सरकार ने की, वो यही थी कि जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना अकाउंट नहीं दे पाती, खाता नहीं दे पाती, या अपने को ये नहीं दे पाती, उनको बंद किया गया। 22-23 हज़ार ऐसी संस्थाओं को एकदम बंद किया गया। अभी 2022 जून 2026 को जो पेश हुआ है बिल, उसमें काफ़ी कड़े प्रावधान हैं। सबसे बड़े प्रावधान जो अगर मैं बात करूँ कि अभी अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो एक आपने सुना होगा SIR का, जो वेस्ट बंगाल से आया है, जो कि अगर SIR में कोई क्वालिफाई नहीं होता है तो उसको देश के संस्थानों का कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो वो एनजीओ भी अभी नहीं दे सकते उसको। सपोज करो यहाँ पे हमारे, जैसे कि सरकार का मानना है कि 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी एक फिगर ले लीजिए, वो लोग यहाँ पे हमारे बाहर से आए हुए हैं जो SIR में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो एनजीओ के थ्रू पहले वो फंडिंग ले लेते थे, लेकिन उस पर भी पूरा बैन लगाया जाएगा, सरकार का ये मानना है। और शायद जो मैंने न्यूज़ सुनी है, शायद नहीं कंफर्म न्यूज़ सुनी है, कि ये शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। तो अगर बात की जाए एनजीओ की, तो अगर देश विरोधी, मेन कारण है कि देश विरोधी गतिविधियों को जो चंदा मिलता था, जो फंड मिलता था, जिस पे कोई निगरानी नहीं थी, एनजीओ के नाम पे ले लेते थे, उस पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी नकेल कसी है। और अगर वो देश हित में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, बहुत ऊंचाई पर जाए, और हम सब भी उस प्रगति के भागीदार बने। धन्यवाद।